नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम किसी नई वर्कशीट की बात नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि कक्षा 10 की 22 फरवरी की सामाजिक विज्ञान की आकलन कार्यपत्रक अर्थात असेसमेंट वर्कशीट नंबर 17 का अध्ययन करने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों के प्री बोर्ड के पेपर शुरू हो चुके हैं और 26 अप्रैल से आप लोगों के बोर्ड के एग्ज़ाम भी शुरू होने जा रहे हैं। तो इसीलिए अपने अध्ययन की प्रक्रिया में हम लोगों ने कुछ वर्कशीट्स को छोड़ दिया था। मेरी कोशिश ये है कि आप लोगों के एग्ज़ाम से पहले वो सारी वर्कशीट मैं आप लोगों तक पहुंचा दूं जो हमने अपने वर्कशीट अध्ययन के दौरान छोड़ी है। इनमें आज की वर्कशीट जो है वो कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 17 है, जो अर्थशास्त्र की पाठ्यपुस्तक के अध्याय विश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था से ली गई है। यह एक असेसमेंट वर्कशीट है जिसमें कुछ सवाल हमारे सामने दिए गए हैं और उन सवालों का जवाब हमें देना है। तो हम देखेंगे कि वो सवाल कौन से हैं और कैसे हम उन सवालों के जवाबों को दे सकते हैं। तो सबसे पहले एक गद्यांश इस वर्कशीट में दिया गया है, अनुच्छेद, हमें उसे पढ़ना है और उसके बाद उस अनुच्छेद के आधार पर जो सवाल दिए गए हैं उन सवालों के जवाबों को हमें जानना है। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं वह अनुच्छेद जो इस वर्कशीट में दिया गया है, उसके बाद उन सवालों को जानेंगे जो इस अनुच्छेद के अंत में दिए गए हैं। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए एवं पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है। यह अधिकाधिक विदेशी निवेश और विदेश व्यापार के द्वारा संभव हो रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। अधिक से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व के उन स्थानों की खोज कर रही हैं जो उनके उत्पादन के लिए ज़्यादा सस्ते हों। परिणामतः उत्पादन कार्य जटिल ढंग से संगठित किया जा रहा है। देशों के विभिन्न उत्पादन को संगठित करने में प्रौद्योगिकी, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। साथ ही व्यापार और निवेश के उदारीकरण ने व्यापार और निवेश अवरोधकों को हटाकर वैश्वीकरण को सुगम बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व व्यापार संगठन ने व्यापार और निवेश के समाजीकरण के लिए विकासशील देशों पर दबाव डाला है, जबकि वैश्वीकरण से धनी उपभोक्ता और कुशल, शिक्षित एवं धर्मी उत्पादक ही लाभान्वित हुए हैं, परंतु बढ़ती प्रतिस्पर्धा से अनेक छोटे उत्पादक और श्रमिक प्रभावित हुए हैं। न्यायसंगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसरों का सृजन करेगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों में सभी की बेहतर हिस्सेदारी हो। तो प्यारे बच्चों, ये अनुच्छेद था। अब इस अनुच्छेद के आधार पर कुछ सवाल हमारे सामने दिए गए हैं जिनका जवाब हमें देना है, लेकिन क्योंकि यहाँ जगह की कमी है इसलिए अन्यथा हम जानेंगे कि इन सवालों के जवाबों को हम कैसे लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला सवाल है 1 नंबर का, वैश्वीकरण को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि वैश्वीकरण प्रक्रिया के तेजी से विश्व के तेजी से एक होने की प्रक्रिया है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति, वस्तु तथा विचार बिना रोक टोक के एक देश से दूसरे देश में भेजे जा सकते हैं। अगर इसके स्पष्टीकरण की बात करें दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि विश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पूरी दुनिया सिकुड़कर छोटी हो गई है, एक हो गई है। ये एक ऐसी दुनिया है जिसमें व्यक्ति, वस्तु और स्थान, विचार यानी कि आइडिया बिना रोक टोक के एक देश से दूसरे देश में आ जा सकते हैं। दूसरा सवाल है कि विश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका का वर्णन कीजिए। ये भी 1 नंबर का सवाल है और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जिन्हें मल्टीनेशनल कंपनीज कहते हैं, ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि इन कंपनियों ने उन स्थानों पर सस्ते दामों पर वस्तुओं तथा रोजगार को पहुंचाया है जहां इनकी आवश्यकता थी। अर्थात अगर स्पष्टीकरण की बात करें तो हम जानते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज उन कंपनियों को कहा जाता है जो एक साथ एक से अधिक देशों में अपना उत्पादन कार्य संचालित करती हैं, और इन कंपनियों ने उन स्थानों पर अपने फर्म्स स्थापित किए हैं जहां सस्ती कीमत पर कच्चा माल और श्रम दोनों उपलब्ध है। ऐसे में इन कंपनियों ने उन स्थानों पर और रोजगार उपलब्ध कराया है जहां उसकी आवश्यकता है और उन स्थानों पर अपना प्रोडक्ट बेचा है जहां
उस प्रोडक्ट को बेचने की आवश्यकता है। इस प्रकार विश्वीकरण को संभव बनाने में मल्टीनेशनल कंपनीज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला सवाल जो कि अनुच्छेद का अंतिम सवाल है, प्रौद्योगिकी में ने वैश्वीकरण में किस प्रकार सहायता की है। ये 2 नंबर का सवाल है और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि प्रौद्योगिकी के अंतर्गत यातायात तथा परिवहन के साधनों तथा सूचना प्रौद्योगिकी अर्थात कंप्यूटर को शामिल किया जा सकता है। इन सभी प्रौद्योगिकी ने वस्तु, व्यक्ति तथा विचारों का यथाशीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन संभव बनाया है। प्यारे बच्चों, स्पष्टीकरण की बात करें तो हम कह सकते हैं कि विश्वीकरण के अंतर्गत हम जानते हैं कि वस्तुओं को, व्यक्तियों को और विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। अगर कोई वस्तु किसी एक स्थान पर बनी है तो उसे उपभोग के लिए उस स्थान पर भी भेजा जा सकता है जहां उसकी आवश्यकता है। कोई सरहद, कोई सीमा इसे रोकती नहीं है। लेकिन परिवहन के साधनों ने, यातायात के साधनों ने और कंप्यूटर ने, इंटरनेट ने इस प्रक्रिया को संभव बनाया है कि हम वस्तुओं को, विचारों को और व्यक्तियों को यथाशीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सके। इस प्रकार प्रौद्योगिकी के बिना वैश्वीकरण की प्रक्रिया बहुत धीमी हो जाती। तो प्यारे बच्चों, यह अनुच्छेद के आधार पर पूछे गए सवाल थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वर्कशीट में आगे क्या बताया गया है। प्यारे बच्चों, अब हम अगर वर्कशीट को देखें तो इसमें हमें 6 सवाल दिए गए हैं। पहले 4 सवाल 2-2 नंबर के हैं, 5वां सवाल 3 नंबर का है और 6ठा सवाल 5 नंबर का है। तो यहाँ पर इन सवालों का जवाब देना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि स्थान की कमी है, इसलिए अन्यत्र हम देखेंगे कि ये सवाल कौन से हैं और इनके जवाबों को हम किस प्रकार लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये सवाल तथा इनके जवाब। तो प्यारे बच्चों, पहला सवाल है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं और 2 नंबर का ये सवाल है। इसका जवाब हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि विश्वीकरण से अभिप्राय एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत संपूर्ण विश्व सीमित होकर एक बन गया है, जिसके कारण व्यक्तियों, वस्तुओं तथा विचारों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेजी से आवागमन संभव हो सका है। अर्थात अगर हम स्पष्टीकरण की बात करें तो कह सकते हैं कि विश्वीकरण के अंतर्गत हम जानते हैं कि विश्व की एक अर्थव्यवस्था विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्था के साथ मुक्त रूप से व्यापार कर सकती है और इसके अंतर्गत जिस स्थान पर किसी वस्तु का अधिशेष उत्पादन किया जाता है, कोई वस्तु ज़्यादा होती है तो उसे दूसरे देशों को निर्यात कर दिया जाता है। अगर कहीं काम करने वाले लोगों की आवश्यकता है तो दूसरे स्थानों से भी वहाँ पर काम करने के लिए लोग आ सकते हैं। और अगर कोई वस्तु किसी देश में बनती है, कोई आइडिया अगर आता है तो उसे व्यापार के द्वारा दूसरे देशों में भी भेजा जा सकता है। इस प्रकार विश्वीकरण की प्रक्रिया ने विभिन्न देशों के बीच बाउंड्रीज को ख़त्म करके पूरी दुनिया को एक बना दिया है। अगला सवाल है कि विश्व व्यापार संगठन क्या है। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि विश्व व्यापार संगठन, जिसे इंग्लिश में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अर्थात WTO कहा जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो विश्व स्तर पर विभिन्न देशों के बीच व्यापार को संचालित करती है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1945 को की गई थी। प्यारे बच्चों, विश्व व्यापार संगठन एक ऐसी संस्था है जो पूरी दुनिया में व्यापार को संचालित करने के लिए कायदे कानून बनाती है और उसको संचालित करती है। इसकी स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात 1 जनवरी 1945 को की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो अमेरिका में न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला सवाल है जो कि 2 नंबर का है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं। और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन कंपनियों को कहा जाता है जो एक साथ एक से अधिक देशों में अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं। ये कंपनियां वस्तुओं के उत्पादन के लिए कच्चा माल कहीं और से खरीदती हैं, वस्तु का उत्पादन कहीं और करती हैं तथा वस्तुओं की बिक्री कहीं और करती हैं। अगर स्पष्टीकरण करें तो हम कह सकते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज या बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन कंपनियों को कहा जाता है जो एक से अधिक देशों में अपना उत्पादन कार्य संचालित करती है। जहां कहीं भी इन कंपनियों को सस्ती कीमत पर कच्चा माल उपलब्ध होता है, ये वहीं अपना फर्म स्थापित कर देती हैं और इसके लिए ये भी कोशिश की जाती है कि वहाँ काम करने के लिए सस्ता श्रम यानी लेबर आसानी से उपलब्ध हो। उसके बाद जब ये उत्पादन हो जाता है, वस्तु बनकर तैयार हो जाती है, तो इसे दुनिया के हर उस हिस्से में पहुंचाया जाता है जहां उसको खरीदकर इस्तेमाल करने वाले लोग मौजूद हैं।
तो विश्वीकरण की प्रक्रिया में मल्टीनेशनल कंपनीज ने इस रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला सवाल है, उदारीकरण क्या है? ये 2 नंबर का सवाल है प्यारे बच्चों, और इसका जवाब हम इस तरीके से दे सकते हैं कि उदारीकरण से अभिप्राय है सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था से अनावश्यक प्रतिबंधों को प्रतिबंधित करना ताकि आयात निर्यात बेरोक टोक हो सके। अगर स्पष्टीकरण दें तो कह सकते हैं कि उदारीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सरकार अर्थव्यवस्था के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाती है और अर्थव्यवस्था पर लगाए गए प्रतिबंध हटा देती है ताकि अर्थव्यवस्था में आयात और निर्यात निर्बाध रूप से किया जा सके और देश दूसरे देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार कर सके। अगला सवाल है, विदेशी व्यापार ने विभिन्न देशों के व्यापार को एकीकृत किया है, कथन के समर्थन में तर्क दीजिए। और इस सवाल के जवाब को हम इस तरीके से दे सकते हैं। ये 3 नंबर का सवाल है प्यारे बच्चों। विश्वीकरण अर्थात ग्लोबलाइजेशन ने पूरी दुनिया के विभिन्न देशों को इस रूप में एकीकृत कर दिया है कि आज किसी भी देश के नागरिक, वस्तु या विचार निर्बाध रूप से एक देश से दूसरे देश में आ जा सकते हैं। आज यदि किसी देश में किसी वस्तु का उत्पादन आवश्यकता से अधिक है तो वह अपना उत्पादन उन देशों को निर्यात कर सकता है जहां उसकी कमी है। ठीक इसी प्रकार यदि किसी देश में किसी वस्तु का अभाव है तो वह उन देशों से उस वस्तु का आयात कर सकता है जहां उसका अधिशेष उत्पादन है। यह संपूर्ण परिवर्तन केवल वैश्वीकरण के कारण ही संभव हो सका है। प्यारे बच्चों, अगर स्पष्टीकरण की बात करें तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में 2 तरीके के देश दुनिया में मौजूद हैं। पहले वो जो अधिक उत्पादन करते हैं और इतना आगे बढ़ गए हैं कि जितनी उनकी जनसंख्या है उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के बावजूद भी उत्पादन का एक हिस्सा उनके पास बच जाता है। ऐसे में ये देश अपने इस अधिशेष उत्पादन को उन देशों को निर्यात कर सकते हैं या करते हैं जहां उस अधिशेष उत्पादन की आवश्यकता है। इसके अलावा दूसरे देश वो है जहां जनसंख्या तो ज़्यादा है लेकिन उत्पादन का स्तर अधिक अच्छा नहीं है। ऐसे में ये देश उन देशों से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों को आयात कर सकते हैं जहां उनकी अधिशेष उत्पादकता है। वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, काम करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों को भेजना, अगर कोई विचार किसी एक देश में पनपा है तो इंटरनेट के माध्यम से उसे दूसरे देशों में भेजना, ये केवल विश्वीकरण के कारण ही संभव हो पाया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्वीकरण ने पूरी दुनिया को जोड़कर एक कर दिया है। अगला सवाल जो कि इस वर्कशीट का अंतिम सवाल है और 5 नंबर का है, वो इस प्रकार है कि भारत के सभी राज्यों को वैश्वीकरण का लाभ नहीं मिला है, कथन का परीक्षण कीजिए। प्यारे बच्चों, इस सवाल के जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि यह बात सही है कि विश्वीकरण की प्रक्रिया ने पूरी दुनिया के विभिन्न देशों को एकीकृत करने का काम किया है। इससे लोगों के पास जहां वस्तुओं का उपभोग करने के लिए विकल्प बढ़े हैं, वहीं दूसरी ओर रोजगार के अवसरों का भी सृजन हुआ है। किंतु विश्वीकरण की इस प्रक्रिया का लाभ सभी देशों, सभी राज्यों तथा सभी लोगों को समान रूप से नहीं मिला है। यदि भारत की बात की जाए तो भारत में कुछ लोगों, कुछ राज्यों जैसे केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात तथा पंजाब आदि को वैश्वीकरण से बड़ा लाभ हुआ है, जबकि दूसरी ओर बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आदि राज्यों को इससे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है। बल्कि वैश्वीकरण के इस दौर में भी इन भारतीय राज्यों के नागरिक गरीबी, बेरोजगारी में, भुखमरी में जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। प्यारे बच्चों, अगर स्पष्टीकरण दें तो कह सकते हैं कि विश्वीकरण की प्रक्रिया ने भले ही पूरी दुनिया को जोड़कर एक कर दिया है, उत्पादन और उपभोग के स्तर पर इसने लोगों के सामने विकल्प मौजूद उपलब्ध करा दिए है कि यदि व्यक्ति चाहे तो एक ही वस्तु के अलग अलग विकल्प उसके पास मौजूद है, वो जिसे चाहे अपनी इच्छानुसार इस्तेमाल कर सकता है। और विश्वीकरण के कारण रोजगार के अवसरों का भी सृजन हुआ है, लेकिन इसका लाभ सभी लोगों को, सभी देशों को और सभी राज्यों को समान रूप से प्राप्त नहीं हुआ है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में कुछ विशेष राज्य हैं जिनको विशेष विश्वीकरण की प्रक्रिया से लाभ हुआ है, जैसे महाराष्ट्र है, केरल है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है। ये वो राज्य हैं जिनको विश्वीकरण की प्रक्रिया से विशेष लाभ हुआ है, जबकि दूसरी ओर कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनको विश्वीकरण की प्रक्रिया से कोई लाभ नहीं हुआ, जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि, जहाँ के लोग विश्वीकरण की प्रक्रिया के बावजूद भी भुखमरी में,
गरीबी में और रोजगार के अभाव में जीवन यापन करने के लिए अभी भी मजबूर हैं। तो प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि विश्वीकरण की प्रक्रिया ने यद्यपि पूरी दुनिया को एक अवश्य कर दिया है, लेकिन इसका लाभ सभी लोगों को समान रूप से नहीं मिला है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात की है कक्षा 10 की 22 फरवरी की सामाजिक विज्ञान की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 17 के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप लोगों का एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरी हिम्मत बढ़ाता है कि मैं आगे और काम करूं और आप लोगों तक आवश्यक सामग्री पहुंचाऊं। तो इसलिए दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना कीजिएगा और जहाँ तक हो सके चैनल को शेयर भी कीजिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।